चलिए पुनः आज के हम सेशन की शुरुआत करेंगे। यूनिट 11 है, इकाई 11 पर आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025, जिसमें वर्ग 2 सभी विषय के लिए उपयोगी। आज का हमारा 11वां यूनिट है सामाजिक विज्ञान, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में अध्ययन करेंगे, छत्तीसगढ़ के भूगोल और उसके संसाधन के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में उनके भौतिक प्रदेश, मिट्टी, जलवायु, जल स्रोत, जल संरक्षण, वन, कृषि, खनिज संसाधन के बारे में चर्चा होगी। ऊर्जा संसाधन, परिवहन, उद्योग इत्यादि पर भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो जो भी साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इसके पहले वाली वीडियो को देखें, कंटिन्यू। आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन जो है हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप वहाँ से भी जाकर देख पाएंगे। तो चलिए आज की क्लासेस हम शुरू करें। सबसे पहले हमको देखना है भौतिक प्रदेश की। तो छत्तीसगढ़ जो है प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। जो छत्तीसगढ़ है वह हमारे देश के नक्शा में, भारत के मैप में प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। और यदि हम इसके भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 17° 46' कला उत्तरी अक्षांश से 24° 5' कला उत्तरी अक्षांश रेखा तक तथा 80° 15' कला पूर्वी देशांतर रेखा से 80° 20' कला पूर्वी देशांतर रेखाओं के मध्य ये फैला हुआ है। ठीक है। और इस राज्य की यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखेंगे। राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य है उसका क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत की क्षेत्रफल के यदि अनुपात में बात करें, परसेंटेज में बात करें, तो यह भारत के क्षेत्रफल का 4.11% है। जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल है वो पूरे भारत में जो है 4.11% में ही ये घिरा हुआ है। ठीक है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो ये 10वां स्थान है। छत्तीसगढ़ के जो स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से 10वां है। अगर क्षेत्रफल के स्थिति से क्रम की बात कर रहे हैं तो वो 10वां है। ठीक है। और भारत के क्षेत्रफल 4.11% है उसी भारत के क्षेत्रफल का। ठीक है। और छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है। ये तीन चीज़ें अति महत्वपूर्ण है। और इसके पहले मैंने देशांतर पर बात किया तो अक्षांश पर बात किया और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ के स्वरूप की। तो छत्तीसगढ़ राज्य जो है भारत के मध्यवर्ती पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। मैंने अभी इसको कहा। अब चूंकि ये जो है उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है तो इस भाग में भौतिक भागों को 4 भागों में बांटा जाता है। और ये 4 भाग आपके दिख रहे हैं: पहाड़ी प्रदेश, पठारी प्रदेश, पाट प्रदेश और मैदानी प्रदेश। ठीक है। मैदानी प्रदेश के इलाका में आप सभी जान रहे हैं किसको मैदानी भाग बोला जाता है। ठीक है। किसको पहाड़ी भाग बोला जाता है, पठारी भाग। तो चलिए सबसे पहले बात करूं मैं पहाड़ी प्रदेश की। तो इन राज्यों के चारों तरफ घने वन और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अर्थात पहाड़ी इसमें जो है घने घने वन है, पहाड़ियां हैं और इनकी सामान्य ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर तक ये फैली हुई है। ठीक है। इसके क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा जनसंख्या कम निवास करती है। क्यों भाई? जब यहाँ पर वन है, वनों से लोग घिरे हुए हैं, पहाड़ियों से लोग घिरे हुए हैं, तो इनकी जो है घना आबादी नहीं रहेगी, है ना। तो भूगर्भिक संरचना में भी भिन्नता यहाँ पर देखने को मिलती है, क्योंकि नदी के अपरदन की क्रिया यहाँ होती रहती है। ठीक है। जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है वहाँ पानी गिरेगा ही भाई, है ना। अब इसको भी जो है 4 भागों में बांटा गया है। एक तो है मैकाल पर्वत श्रेणी, और ये छत्तीसगढ़ के पश्चिम भाग में एक दीवार की तरह से ये स्थित है और ऊंची मैदानी भाग के पश्चिम की ओर ये आगे बढ़ती है। ठीक है। और ये क्रमशः ये कहाँ देखने को मिलता है हमको? बिलासपुर राजनांदगांव जिले की सीमा तक ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। ठीक है। नर्मदा और महानदी जैसी विशाल प्रवाह प्रणाली जो है इसको 2 भागों में बांटती है। अब ये जो है 450 से 1000 मीटर तक की ऊंचाई में ये फैला हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं छुरी उदयपुर की पहाड़ी। छुरी उदयपुर की पहाड़ी नदी द्वारा ये आच्छादित हुआ है, विच्छेदित हुआ है। नदियों ने आपस में इसको काटा है और ये मार नदी एक दूसरे को अलग करती है और इसकी ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक
फैला हुआ है। अब इस छुरी की पहाड़ियाँ जो है बिलासपुर जिले में हसदेव नदी के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें चांगब खार देवगढ़ की पहाड़ियाँ, और ये जो है पहाड़ियाँ हैं क्रमशः आपको जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर, कुसमी, रामानुजगंज तहसील इसके अंदर आता है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक है समुद्र तल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अबुझमाड़ की पहाड़ी। नाम सुने होंगे अबुझमाड़ की जो पहाड़ियां हैं, और अक्सर हमारे छत्तीसगढ़ में जब वर्षा की शुरुआत होती है तो इसी अबुझमाड़ की पहाड़ी से ही वर्षा की शुरुआत होती है, आप जान रहे हैं ना। चलिए, यह पहाड़ी जो है दंडकारण्य के पश्चिम भाग में स्थित है, और जो लगभग अगर हम कहें तो नारायणपुर जिला के दक्षिण पश्चिम भाग इसके अंदर आता है, बीजापुर में ये स्थित है। ठीक है, अब दूसरा आता है पठारी प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य जो है पठारी भूभाग से भी भरा हुआ है। इसमें पठारी प्रदेश की अगर हम विभाजन की बात करें, इसको भी कई टुकड़ों में हम बांट सकते हैं, जैसे लोरमी, पेंड्रा लोरमी का पठार। अब पेंड्रा लोरमी का जो पठार है छत्तीसगढ़ मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में है। ठीक है, ये लोरमी पठार जो है मुंगेली तहसील के उत्तरी भाग में आसपास स्थित है, जिसकी औसत ऊंचाई 700 से 900 मीटर तक है। क्लियर है मेरे दोस्तों। चलिए, और ये कहाँ कहाँ है ये छूती है, देखिए इसका प्रभाव है तो पेंड्रा, कटघोरा, लोरमी, पंडरिया, ये जो है पर्वतीय कहना चाहिए, ये पहाड़ इलाका है। आगे बात करें धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, तो ये जो है उच्च भूमि भूभाग सीमांत क्षेत्र में स्थित है, जो धमतरी, कुरुद, राजिम, महासमुंद, गरियाबंद, सराईपाली तहसील के अंदर ये आता है, और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 500 से 1000 मीटर तक फैला हुआ है। बस्तर की पठार की बात कर लूँ तो छत्तीसगढ़ राज्य के एक विशिष्ट भू क्षेत्र में है ये भी, जो दंडकारण्य का पठार के नाम से बस्तर के पठार को हम जानते हैं, और इसकी समुद्र तल से जो ऊंचाई है 500 से 762.5 मीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये बीजापुर, जगदलपुर के आसपास ये घिरा हुआ है। दुर्ग उच्च भूमि की बात करूं तो दुर्ग उच्च भूमि, और ये जो है रायपुर उच्च प्रदेश के समांतर ये फैला हुआ है, और ये दल्ली राजहरा की पहाड़ियाँ भी इसको कहा जाता है, इनकी विशेषता है। और ये दुर्ग जिले के दक्षिणी भाग में 700 मीटर तक की जो है ऊंचाई में ये फैला हुआ है। ठीक है, इस भाग में लौह अयस्क युक्त चट्टानें भी हमको देखने को मिलता है। अगला बात करें हम तीसरा पाट प्रदेश की। देखो पाट प्रदेश क्या है, तो यह भूमि भी पठारी क्षेत्र ही है, परंतु इसका धरातलीय भाग सीढ़ीनुमा होता है। जो पाट प्रदेश होता है उसके धरातल का भाग जो है सीढ़ीदार रहता है, और पाट प्रदेश पुरानी संप्रदाय भूमि का ही हिस्सा है, जो उत्थान के कारण ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। ठीक है, अब इसको भी कई भागों में बांटा जा सकता है पाट प्रदेश को, जैसे मैनपाट, नाम सुने होंगे, बहुत फेमस जगह है। यह प्रदेश सरगुजा जिले के अंबिकापुर के आसपास मिलता है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में ये स्थित है, समतल भूभाग है, और इस भाग में जो मुख्य श्रेणी 24 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी है। ठीक है, तो ये जो है अंबिकापुर और सीतापुर तहसील तक, दक्षिण उत्तर में मध्य में दक्षिण अंबिकापुर से सीतापुर तहसील तक ये फैला हुआ है। और अगर हम बात करें समुद्र तट से, ठीक है, इसकी ऊंचाई तो 1152 मीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं सामरी पाट, और सामरी पाट जो है मैन पाट के बाद पाट प्रदेश में हम कर रहे हैं ना बात, मैन पाट के बाद सामरी पाट, और ये प्रदेश पूर्वोत्तर भाग में सामरी तहसील तक ये विस्तृत हुआ है, और भूभाग की ऊंचाई जो है 700 से 1250 मीटर तक ये जो है फैला हुआ है। इसको जमीर पाट के भी नाम से जाना जाता है। अगला है आपका जसपुर पाट। ये प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा पाट प्रदेश, अगर आपके क्वेश्चन आ जाए तो याद रखना जसपुर पाट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है, और ये जसपुर जिले में है। इस भूभाग का क्षेत्रफल 4300 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है, और इसमें ईब नदी और मैमी नदियां भी बहती हैं। ठीक है, और इसको जसपुर पाट प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है आपका चौथा मैदानी प्रदेश, और मैदानी इलाका अपना वाला जो इलाका आता है ना, इस क्षेत्र की ऊंचाई जो है 300 मीटर से कम है, जो एक समतल मैदानी प्रदेश के रूप में स्थित है। और इसके भी हम भागों की बात करें, छत्तीसगढ़ का मैदान पहला आता है। चूँकि आप एक चीज़ जानते हैं, छत्तीसगढ़
जो भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है ना। ये राज्य के मध्य में स्थित है और क्षेत्र बघेलखंड पठार और सतपुड़ा के बीच में स्थित है। कौन? आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसके अंदर आते हैं मैदानी प्रदेश। ठीक है, आगे इसमें मैं बात करूं दुर्ग और रायपुर मैदान। ये भारत, देखो ये भाग जो है छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जो शिवनाथ और महानदी अपवाह बेसिन के अंदर आता है। इस भूभाग में ढाल उत्तर की ओर, मैदानी भाग, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? रायपुर, दुर्ग, भिलाई इत्यादि औद्योगिक जितने भी क्षेत्र हैं उधर के आसपास, नगर जो है इसी के अंदर, इसी में बसे हुए हैं। ठीक है, इसको भी जो है कुछ भागों में बांटा गया है, जैसे ट्रांस महानदी बेसिन जो महानदी के किनारे वाला क्षेत्र है, महानदी शिवनाथ दोआब है ना, दोआब छत्तीसगढ़ के मैदानी भूभाग है, तो जो खारून नदी इसके मध्य से होकर के बहती है, और ट्रांस शिवनाथ जो है 300 मीटर ऊंचा है, तो ये भी पश्चिमी दुर्ग जिले के आसपास का ये विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, बिलासपुर रायगढ़ मैदान की बात करूँ तो ये भूभाग छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तर में 11,200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक ये जो है फैला हुआ है। ठीक है, बस्तर के मैदान की बात करूं तो ये दक्षिणी सीमांत प्रदेश है, जो गोदावरी नदी और उनकी सहायक नदियों के अवसाद से निर्मित हुआ है। ठीक है, ये भाग कोंटा बीजापुर का विस्तृत क्षेत्र का भाग होता है। क्लियर है? तो इससे ये साथियों आपके भौतिक प्रदेश में इतना ही। आगे बात करें छत्तीसगढ़ की मिट्टियों की। ठीक है, देखिए जब बात होती है छत्तीसगढ़ के मिट्टी की, तो छत्तीसगढ़ की यदि मैं मिट्टी की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कितने प्रकार की मिट्टियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती है मेरे दोस्तों? तो 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। क्रमशः हम इन मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं लाल पीली मिट्टी, और ये जो लाल पीली मिट्टी है मेरे दोस्तों, और इसका जो प्रतिशत है ये 50 से 55% लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसका यदि हम स्थानीय नाम कहें हमारे छत्तीसगढ़ी भाषा में तो मतासी माटी कथन है ना भाई। काय माटी कथन है? मतासी माटी कथन। एक जो विस्तार है छत्तीसगढ़ के मध्य भाग से उत्तरी भाग में फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो है हमारे छत्तीसगढ़ में मटासी मिट्टी पाया जाता है। याद रखना, सबसे ज़्यादा जो है मटासी मिट्टी पाया जाता है, सर्वाधिक भाग में ये मिट्टी फैला हुआ है। ठीक है, ग्रेनाइट शिस्ट से इसका निर्माण हुआ है, और जिसमें प्रमुखतः धान की जो फसल है वो होती है। ठीक है, इसमें लोहे और रेत की मात्रा भी होती है। कन्हार मिट्टी की अपेक्षा ये अधिक ऊंचाई और भाटा मिट्टी होता है। ठीक है, अब दूसरा मिट्टी आता है लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी जो 25 से 30% हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, और इसके स्थानीय नाम की मैं बात करूं तो टिकरा भूमि जला कथन ना हमारे रेतीला मिट्टी, रेतीला हैगा होती क्या टिकरा है सफ़ा कथन, तो वही कथे लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, इसका स्थायी नाम है भाई। और ये कहाँ कहाँ मिलेगा? दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, मोहला, मानपुर, बालोद जिले के आसपास जो है ये मिट्टी हमको देखने को मिलती है, और ज्वार की फसल इसमें बहुत अच्छे से होती है। अगला मिट्टी आता है लाल दोमट मिट्टी, तीसरा है, जो 10 से 15% भाग में स्थित है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये दंतेवाड़ा, सुकमा के आसपास के भागों में पाया जाता है। ठीक है, अगला बात करें लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी के स्थानीय नाम की बात करूं तो छत्तीसगढ़ी में हमन ला मुरुम वाला मिट्टी कथन, जो मुरुम मिले रहते ना ओला हमन कथन लेटराइट मिट्टी। ठीक है, ये चाय और बागवानी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, और ये कठोरता के कारण भवन निर्माण में भी उपयोग होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब रोड बनते ना, एक कठोर मिट्टी रोड बनते तो मुरुम वाला माटी लगा दो थन, घरों में पाटे बा वही मिट्टी यूज करथन, लेटराइट मिट्टी ला। काबर की ये हा कठोर भागे में मुरुम मिले रहते, है ना भाई। अगला मिट्टी के प्रकार है साथियों आपको काली मिट्टी, जिला हमन कन्हार माटी कथन। अब एक स्थानीय नाम कन्हार माटी, भर्री, रेगुर माटी भी कहते। ठीक है, इसके निर्माण की मैं बात करूँ, बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपर्दन से अर्थात लावा निर्मित मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, और इसकी जल क्षमता अधिक होता है। ठीक है, ये बारीक कणों वाली मिट्टी या काली गहरी भूरी मिट्टी कहलाता है। ये
सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी काली मिट्टी है और कपास के लिए ये सर्वाधिक उपयुक्त है, याद रखना भाई इसको। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की मिट्टियां हैं और 4-5 प्रकार की मिट्टियां हैं, 5 प्रकार। ठीक है, मैंने कहा 5, तो 5 प्रकार की मिट्टियां हैं जो पाई जाती हैं। क्लियर है भाई। चलिए मिट्टी के बाद मैं बात कर लूँ छत्तीसगढ़ के जल वायु की। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। जलवायु जो शब्द है वो क्या है, आपके अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अब जलवायु का अर्थ होता है ऋतु में परिवर्तन। चूंकि हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी जलवायु में परिवर्तन होते रहता है, आप सभी देखे हैं, है ना भाई। प्रदेश की यदि उच्चावच अर्थात पर्वत पठार जलवायु को भी प्रभावित करता है। हवा की गति, बड़े बड़े पहाड़ तो प्रभावित करेंगे ही, है ना भाई। छत्तीसगढ़ के जलवायुवी यदि हम विशेषताओं की बात करें तो छत्तीसगढ़ में पाया जाने वाला जो जलवायु विशेषता है, तो छत्तीसगढ़ में जलवायु मानसूनी जलवायु है, याद रखना, अति महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है, अर्थात पूर्णतः मानसून पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ में जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है, ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है इस पर उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाया जाता है। छत्तीसगढ़ की जलवायु गर्म और आर्द्र होती है, जिसको हम शुष्क उपाद्र कहते हैं, ये भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भू आवेष्टित होने के कारण, अर्थात छत्तीसगढ़ क्या है, उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी अर्थात सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान किसको कहते हैं, अबुझमाड़ की पहाड़ियां या अबुझमाड़ को कहा जाता है, याद रखना, मैंने इसके पहले भी अभी बताया है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा वर्षा अबुझमाड़ में होती है, इसलिए छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी अबुझमाड़ को कहा गया है। क्लियर है मेरे दोस्तों। आगे बात करते हूँ, जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश में मानसून अरब सागर वाली शाखा से प्राप्त होती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की मानसून की। जब बात हो रही है तो इनकी ऋतुओं की भी बात करना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में जो ऋतु की बात जब करते हैं तो 4 प्रकार की ऋतु, छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की ऋतुएं हैं। अब कौन कौन सी ऋतु होती है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो ऋतु है, ठीक है, 4 प्रकार की, लेकिन मुख्यतः इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। 4 प्रकार है लेकिन इसको हम 3 भागों में बांटे हैं। और क्या क्या 3 भाग है मेरे दोस्तों, तो देखो भाई, सबसे पहला आता है हमारा ग्रीष्म ऋतु, जिसको समर सीजन कहते हैं, और ये 16 फरवरी से 15 जून तक की जो समय सीमा को ग्रीष्म ऋतु के नाम से जाना जाता है। अभी ग्रीष्म ऋतु अंतिम है। ठीक है, उसके बाद आता है वर्षा ऋतु, जिसको रैनी सीजन के नाम से जानते हैं, और ये 16 जून से 15 अक्टूबर तक का जो समय सीमा है वो वर्षा ऋतु में आएगा। उसके बाद शीत ऋतु आ जाता है, और ये जो शीत ऋतु का समय साथियों आपके हैं, देखो 16 अक्टूबर से 15 फरवरी तक का जो समय है विंटर सीजन या शीत ऋतु का समय कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार की ऋतुएं हैं, जिसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले मैं बात कर लूँ ग्रीष्म ऋतु के, जिसको समर सीजन कहा जाता है। तो समर के समय में सबसे गर्म माह जो है मई का महीना होता है। आप सभी जान रहे हैं जेठ के महीना का भारी गर्म थे कहते है ना, मई का महीना है, और जून के भी आसपास का महीना इसमें आता है, मई और जून। अब देखो मई के उत्तरार्ध और जून के पूर्वार्ध में उष्ण तथा शुष्क हवाएं चलती है, और सर्वाधिक गर्म स्थान यदि जनरल नॉलेज में कहा जाए तो चांपा सर्वाधिक गर्म स्थान था, लेकिन अब जो है सर्वाधिक गर्म स्थान में बिलासपुर भी आ रहा है, रायगढ़ भी आ रहा है। ठीक है, ऋतुओं की बात हो रही है। ग्रीष्म की बात, हम वर्षा ऋतु की बात करते हैं। तो वर्षा ऋतु की शुरुआत जो है 10 जून से 15 जून के मध्य से हो जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में वर्षा का आगमन बस्तर के आसपास के अबुझमाड़ के इलाकों में हो चुका है। ठीक है, लेकिन अपने प्रदेश में
आया है मगर अपने जिलों में अभी प्रवेश नहीं हो पाया है। औसत वर्षा की बात करूं तो 1300 से 1325 mm तक की वर्षा हमारे छत्तीसगढ़ में होती है। मानसून शाखा ये बंगाल की खाड़ी से 90% और अरब की खाड़ी से बाकी शेष प्रतिशत मानसून होती है। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्तों। एक चीज याद रखना, प्रदेश में न्यूनतम वर्षा तथा कृषि जल वायु प्रदेश का छत्तीसगढ़ का मैदान है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का जो मानसून है, मैंने इसके पहले भी आप सबको कहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ का मानसून है। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु की जब बात आती है मेरे दोस्तों, तो शीत ऋतु में शीतकालीन वर्षा होता है पश्चिमी गर्त से, और शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा ठंडा स्थान अंबिकापुर है। और आप मन जानते हो कि अंबिकापुर के मैन पार्ट में कभी कभी बर्फ भी जम जाते हैं ना, तो सबसे ठंडा स्थान अंबिकापुर है। और औसत अति निम्न ताप वाला क्षेत्र जसपुर क्षेत्र इसके अंदर आता है। ठीक है, तो ये तो रहा साथियों आपके जलवायु से संबंधित। आगे इसमें बात करते हैं नदी अपवाह। और नदी अपवाह ये कौन से चैप्टर, जल स्रोत एवं जल संरक्षण है। ठीक है, जल स्रोत जल संरक्षण पर बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करें जल स्रोत जल संरक्षण पर। सबसे पहले आता है आपका जो है महानदी अपवाह तंत्र, जो कि एक बड़ा नदी है हमारे प्रदेश में। ठीक है भाई, बात करते हैं। देखो आपके महानदी जो अपवाह तंत्र है, ठीक है भाई, तो इसमें इसका जो विस्तार है छत्तीसगढ़ में 72.432 हजार अर्थात 72,432 वर्ग किलोमीटर तक ये जो महानदी अपवाह तंत्र फैला हुआ है। और इसका विस्तार छत्तीसगढ़ में है, जिसका ढाल पूर्व की ओर है, अर्थात इसका ढाल जो है पूर्व दिशा में है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अब महानदी की बात हो रही है तो महानदी के बारे में थोड़ा सा विस्तार से परिचय जान लें। महानदी जिसका उद्गम सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान से होता है। याद रखना, महानदी का उद्गम सिहावा पर्वत से होगा, और सिहावा पर्वत के फरसिया नामक स्थान जो कि जिला धमतरी में है, धमतरी के सिहावा पर्वत से इसका उद्गम महानदी का होता है। और इसका जो है मिलता कहाँ पर है, ये कटक उड़ीसा के निकट बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाता है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी महानदी है। ठीक है, और ये तट जो है कहाँ कहाँ स्थित है, तो राजिम गरियाबंद राजिम, जहाँ राजिम का मेला लगता है, सिरपुर में है, महासमुंद में आता है, चंद्रपुर शक्ति में आता है। ठीक है, तो ये विस्तार से पलारी बलौदा बाजार में, शिवरी नारायण जांगीर चांपा में ये फैला हुआ है। ठीक है, महानदी का विस्तार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों जगहों पर है। क्लियर है भाई। इस महानदी का पुराना नाम की मैं बात करूं तो इसको पहले आदिकाल में कनक नंदनी के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में इसको कनक नंदनी, और सतयुग में वायु पुराण के अनुसार इसको जो है नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है भाई, इसको सतयुग में नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है। द्वापर युग में इसको स्कंद पुराण के आधार पर चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका अन्य नाम की बात करूं तो ऋतुतुल्या छत्तीसगढ़ की गंगा। याद रखना, छत्तीसगढ़ की गंगा किसे कहा जाता है, तो महानदी। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी महानदी को कहा जाता है। ठीक है भाई, आगे बात करें, ये जो है कई नदियों का संगम भी इसमें है। और कहाँ कहाँ ये संगम है, तो एक तो है राजिम में संगम है गरियाबंद, जो 3 नदियों का संगम बनाता है, महानदी, पैरी नदी और शोढ़ुर नदी। जो 3 नदियों का जो आपका संगम बनाता है दोस्तों, उसको त्रिवेणी कहा जाता है। त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियों का संगम हो उसको त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और इसमें राजिम है, महानदी, पैरी नदी और शोढ़ुर नदी का संगम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है। दूसरा आता है शिवरी नारायण, और ये जो शिवरी नारायण है मेरे दोस्तों, ये भी जो है 3 नदियों का संगम बनाता है, महानदी, शिवनाथ नदी और जोंक नदी। ठीक है, इसी तरह से चंद्रपुर भी जो है
तीन नदियों का संगम बनाता है महानदी, माड़ नदी और लात नदी। ये तीन नदियों का संगम बनाता है। तो कहाँ कहाँ? राजिम, सूर्यनारायण और चंद्रपुर, तीन नदियों का ये संगम बनाता है। ठीक है, इस पर एक बांध बना हुआ है जिसको हीराकुंड बांध के नाम से जाना जाता है और उड़ीसा में कटक के समीप ये स्थित है, जिसे भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध को कहा जाता है, जो महानदी में स्थित है। याद रखना, इसमें कई परियोजनाएं भी बने हैं, जिसमें रुद्री बैराज परियोजना धमतरी जिले में है, दुधवा जलाशय ये भी महानदी धमतरी में है, गंगरेल बांध ये भी धमतरी में है, जिसको रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है भाई? इसमें बैराज की बात करूं, समोदा बैराज, सूर्यनारायण बैराज, अभी जो सूर्यनारायण में बना है ना गेट जैसा, देखना पानी को रोकने के लिए, इसलिए जब से ये बैराज बना है तब से बहुत ज़्यादा पानी सूर्यनारायण में रहता है। बसंतपुर में एक बैराज बना है जिसको बसंतपुर बैराज कहते हैं, मिरौनी बैराज, साराडी बैराज, कलमा बैराज। ठीक है, ये 6 प्रकार के बैराज महानदी में बने हुए हैं। ये छत्तीसगढ़ का सबसे सर्वाधिक भाग को घेरता है। आगे बात करता हूं मैं महानदी की दक्षिण की ओर उनकी सहायक नदियों की बात करूं तो महानदी की जो सहायक नदी है उसमें दूध नदी, जिसका उद्गम मलाजकुंडम पहाड़ी कांकेर से हुआ है, सिलियारी नदी जो धमतरी में है और इसका उद्गम जो है माडूम सिद्धि जलाशय से हुआ है, सोढ़ूर नदी जिसका उद्गम, ये सभी सहायक नदियां हैं, इसका उद्गम नवरंगपुर जिला कोरापुट ओडिशा से हुआ है। ठीक है, तो ये उद्गम प्रमुख उद्गम स्थल है। उसके भी याद रखना, पैरी नदी जिसको पलासिनी भी कहा जाता है, इसका उद्गम भातरीगढ़ पहाड़ी यहाँ से गरियाबंद जिले से हुआ है। जोंक नदी जिसका उद्गम सोनबेरा के पठार उड़ीसा से हुआ है। तेल नदी जिसका उद्गम देवभोग गरियाबंद से हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है भाई। आगे मैं बात कर लूँ शिवनाथ नदी की, ये भी जो है छत्तीसगढ़ में महानदी के बाद शिवनाथ नदी आता है। देखो शिवनाथ नदी, और ये शिवनाथ नदी जिसका जो उद्गम है गोंडरी गांव गढ़चिरौली महाराष्ट्र से होता है और इसकी कुल लंबाई जो है 290 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। ठीक है, याद रखना, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी को कहा जाता है। याद रखना भाई, यह नदी ऐतिहासिक काल में छत्तीसगढ़ों को 2 भागों में बांटता है। ठीक है, शिवनाथ नदी की सहायक नदी पर बात कर लूँ मैं तो शिवनाथ नदी की जो सहायक है खरखरा नदी, ये जो है खरखरा जलाशय में स्थित है जो कि बालोद जिला में है। तांदुला नदी जिसका उद्गम भानु प्रतापपुर कांकेर से हुआ है और इसी में छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना स्थित है। ठीक है, उसके बाद आता है खारून नदी जिसका उद्गम पेटेचुआ की पहाड़ी जिला बालोद से हुआ है। इसका विसर्जन सोमनाथ बलौदा बाजार के निकट शिवनाथ नदी में होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जमुनिया नदी, और ये भी शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। मनियारी नदी, और ये मनियारी नदी का उद्गम पेंड्रा लोरमी के पठार सिहावल पठार से होता है जो कि मुंगेली में है। ठीक है दोस्तों, और ये नदी जो है इस नदी के किनारे अमेरिकापा ताला गांव स्थित है। ठीक है, याद रखना। उसके बाद आता है अरपा नदी, ये भी जो है शिवनाथ की ही सहायक नदी है। अरपा नदी जिसका उद्गम खोलरी खोंगसरा पहाड़ी से होता है। ठीक है, और इसमें भैंसा झार परियोजना इसी नदी पर बना हुआ है। सहायक नदी है खारंग नदी जिस पर खूटा घाट बांध बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हसदो नदी की, और ये भी प्रमुख नदी है जो हमर जिला ले बहे है ना, कोरबा से होते हुए जांजगीर चांपा जिला आ गए है। चांपा ले जो नदियां बहे हैं ना चांपा जांजगीर में, हसदेव नदी है, ये हमार जिला की नदी है भाई। और इसका जो उद्गम है देवगढ़ की पहाड़ियां सोनहत पठार से हुआ है और इसका विसर्जन जो है सिलाडी में होता है। केरा के सिलाडी के समीप महानदी में इसका विसर्जन होता है और ये 176 किलोमीटर तक फैला है। इसका तटीय क्षेत्र जैसे कोरबा, चांपा, पीथमपुर, मैंने अभी कहा है ना भाई, कोरबा, चांपा और पीथमपुर, वो जो अभी नया नेशनल हाईवे बने हैं ना, वही में ले एक ठो ये बहे है। तो ये 3 जगह जो है ये छूती है तटीय स्तर को।
इसमें क्या क्या प्रोजेक्ट बना है, परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना जिसको मिनी माता परियोजना के नाम से जाना जाता है, याद रखना। हसदेव बांगो बांध परियोजना या मिनी माता परियोजना इसी का ही नाम है और ये कोरबा में स्थित है और जो प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध और छत्तीसगढ़ के प्रथम परियोजना हसदेव नदी परियोजना या मिनी माता परियोजना कहा जाता है। क्लियर है मेरे दोस्तों। अगला आता है माड़ नदी और ये जो माड़ नदी है मेरे दोस्तों, ठीक है, इसका उद्गम होता है मैनपाट सरगुजा से और इसका विसर्जन चंद्रपुर के समीप महानदी में हो जाता है। और माड़ नदी महानदी के संगम पर चंद्रहासिनी देवी का भव्य जो माता का मंदिर स्थित है। उसके बाद आता है केलो नदी और केलो नदी जो रायगढ़ में नदी बही है ना, वो केलो नदी कहलाता है और इसी के नाम से देखना एक तो पेपर आता है रायगढ़ में केलो प्रवाह करके। तो ये केलो नदी जिसका उद्गम लुडेंग पहाड़ी लैलुंगा तहसील रायगढ़ में होता है और इस पर केलो नदी परियोजना या स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना बना है, क्योंकि दिलीप सिंह जुदेव जी कहाँ के थे, रायगढ़ के थे, इसलिए ये प्रोजेक्ट उसी के नाम पर परियोजना बना हुआ है। उसके बाद आता है ईब नदी और ईब नदी का उद्गम जो है खुर्जा पहाड़ी रानी झूला नामक गांव जो कि जसपुर में पड़ता है और इसमें सोने के कण खुर्जा पहाड़ी में पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए सभी नदी, उसके उद्गम स्थल, उसके विसर्जन स्थल, ये सब को याद रखना है, उनकी सहायक नदियों को याद रखना है। रेत में सोने के कण खुर्जा पहाड़ी में पाया जाता है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गोदावरी अपवाह तंत्र में थोड़ा सा देख लो तो गोदावरी अपवाह तंत्र की बात आती है तो ये इसका जो बेसिन है छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है और इसकी प्रमुख जो सहायक नदी इंद्रावती नदी और सबरी नदी है, ठीक है। ये दूसरा अपवाह तंत्र है प्रदेश का। उसके बाद बात करूं मैं इंद्रावती नदी, ये भी नदी बहुत प्रसिद्ध नदी का ही एक प्रकार है और प्राचीन नाम की बात करूं मंदाकिनी नदी के नाम से इसको जाना जाता है और इसका उद्गम जो है मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला ओडिशा से इसका जो है उद्गम हुआ है जो राज्य के बाहर है अर्थात ओडिशा है। और ये जलप्रपात की बात करूं तो किस पर आपके इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर बना है ओडिशा में। इसका प्रवाह दिशा पश्चिम की ओर बहती है और इसको क्या नाम से जाना जाता है, बस्तर, देखो इसके नामकरण को जान लो, है ना। तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, इंद्रावती नदी को कहा जाता है। गोदावरी बेसिन और बस्तर पठार के प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है, ठीक है, तो ये याद रखना। अब इंद्रावती की सहायक नदी की मैं बात कर लूं तो इसकी जो सहायक नदी में आता है सर्वप्रथम कोटरी नदी जिसका प्राचीन नाम परलकोट है, जिसका उद्गम राजगढ़ की पहाड़ी से होता है और इंद्रावती नदी बीजापुर में जाकर ये मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है नारंगी नदी और ये नारंगी नदी और ये कोंडा गांव शहर नारंगी नदी के तट पर स्थित है, ये भी याद रखना। संखिनी नदी उद्गम नंदीराज चोटी बैलाडिल्ला की पहाड़ी दंतेवाड़ा से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। और ये डंकिनी संखिनी नदी के संगम पर ही दंतेवाड़ा मंदिर स्थित है, माँ दंतेश्वरी का मंदिर, याद रखना। उसके बाद आता है सबरी नदी और सबरी नदी का उद्गम जो है नंदपुर पर्वत कोरापुर क्षेत्र जो है ओडिशा से हुआ है और 173 किलोमीटर की इनकी ऊंचाई है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा सबरी नदी बनाती है। ओके, नदी वन, देखिए नदी हो गया जल संरक्षण से संबंधित। अब हम बात करें छत्तीसगढ़ के जल, देखो वनों की बात हम करें इसके पहले अब जल स्रोत की थोड़ा सा बात कर लिए। अब जल स्रोत में लास्ट आता है आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलप्रपात, इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले अमृतधारा जलप्रपात जो हसदेव नदी पर बना है, ठीक है। सरगुजा में एक जलप्रपात आता है टाइगर पॉइंट जलप्रपात जो कि माड़ नदी पर बना है मैनपाट में। बलरामपुर जिले में कोठली जलप्रपात आता है जो कन्हारी नदी पर बना है। जसपुर के अंदर राजपुरी जलप्रपात, रानीदाह जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है ना। वैसे ही आपके कोरबा में केंदई जलप्रपात, देवपहरी जलप्रपात केंदई नदी पर बना है। कांकेर की बात करूं तो मलाज कुंडम जलप्रपात, चर्रे मर्रे जलप्रपात
जो कि दूध नदी पर बना हुआ है। मलाजकुंडम जलप्रपात, चर्रेमर्र जलप्रपात पिंजारी घाटी में स्थित है, पिंजारी नदी पर। ठीक है। रानी दहरा ये जो है भोरामदेव अभयारण्य में स्थित है। सातधारा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर। लंकापल्ली तो चिंतावागु नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखना। गुप्तेश्वर जलप्रपात सबरी नदी में स्थित है। रानी दरहा सबरी नदी और मंगेर इंदुल जलप्रपात सबरी की सहायक नदी पर स्थित है। ठीक है। कुछ प्रोजेक्ट, कुछ परियोजना पर मैं बात करूं तो सबसे पहले परियोजना आता है वो है आपका मिनी माता परियोजना, जिसको हसदेव बांगो बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये कोरबा जिले में स्थित है और इसका उपनाम मिनी माता के नाम से इसका नाम रखा गया है। पहले इसका हसदेव बांगो बांध परियोजना था, उसके बाद मिनी माता परियोजना इसको कहा गया है बाद में। इसकी जो स्थापना है 1967 में हुआ। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है बांगो बांध, जो कि मिनी माता परियोजना है। इसकी सिंचाई क्षमता जो है 4,20,580 हेक्टेयर है और इसमें कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ जिला इससे प्रभावित है, मतलब इससे लाभ प्राप्त करता है। ठीक है। ये सबसे बड़ी, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, याद रखना है भाई। ठीक है। उसके बाद आता है महानदी परियोजना, और महानदी जो परियोजना है इसमें कई प्रकार की परियोजना है। रुद्री पिकअप वियर धमतरी में है, छत्तीसगढ़ के प्रथम आपका बांध है। माडुम सिल्ली जलाशय, जिसको छोटे लाल श्रीवास्तव के नाम से भी जानते हैं, जो कि सिलियारी नदी धमतरी में है। ठीक है। एशिया का पहला साइफन बांध है, कौन? आपका माडुम सिल्ली का बांध। उसके बाद दुधवा जलाशय जिला धमतरी में है, जो कि महानदी में स्थित है और स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध दुधवा जलाशय है, याद रखना। गंगरेल बांध, जो कि रविशंकर जलाशय के नाम से प्रसिद्ध है, ये धमतरी जिले में है, धमतरी नदी पर। ठीक है। आगे बात करते हैं कुछ अब महत्वपूर्ण, जैसे केलो परियोजना, केलो नदी में, ये इसका नामकरण स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम से पड़ा, रायगढ़ में है। खुड़िया बांध मनियारी नदी पर है, जिसका नामकरण राजीव गांधी परियोजना के नाम से जानते हैं, मुंगेली में है। खूटागाज बांध, जो कि खारंग नदी में है, संजय गांधी परियोजना कहते हैं, बिलासपुर में है। इसी तरह से आगे बात करूं, इसमें आगे देखो कोडार परियोजना है। ठीक है, जो कि कोडार नदी में है और ये इसका नामकरण जो है शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से जानते हैं, महासमुंद में है। गंगरेल बांध, जो कि महानदी पर है, रविशंकर जलाशय के नाम से इसको जानते हैं, ये धमतरी में है। हसदेव बांगो बांध, जो हसदेव नदी पर है, मिनी माता परियोजना के नाम से जानते हैं, जिला कोरबा में है। माडुम सिल्ली, जो कि सिलियारी नदी पर बना है, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है और ये भी आपका धमतरी में है। तो ये है साथियों जल स्रोत से संबंधित। आगे हम बात करें वनों के बारे में, तो वनों के बारे में बात करते हैं। प्रदेश में वनों का विस्तार कैसी है, हमारे देश में वन किस तरह से है, ये हमारे राज्य की बात कर रहा हूं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं राज्य के संबंध में, तो ISFR इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के आधार पर देहरादून जो है भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। वनों का जो जानकारी है या वन का जो रिपोर्ट है, वन विभाग के जितने भी, चाहे वो क्षेत्रफल हो या फिर वनों के प्रतिशत हो, तो ये ISFR के द्वारा जारी किया जाता है। और ISFR ने 2021 में देहरादून से जारी किया था और 2021 के आधार पर वनावरण का जो क्षेत्रफल है छत्तीसगढ़ में, तो 55,716.60 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। कुल वन हमारे छत्तीसगढ़ में 59,816 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और वनों के प्रतिशत की बात करें तो 44.25% है। और भारत के कुल वनों में 7.71% वन छत्तीसगढ़ में है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, जान रहे होंगे, है ना। वनों के क्षेत्रफल में दृष्टि से राज्य के क्रम की बात करूं, मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर तक फैला है, अरुणाचल प्रदेश में 66,431 और छत्तीसगढ़ में 55,717 अर्थात
छत्तीसगढ़ का जो स्थान है पूरे भारत में तीसरे स्थान पर है वनों की दृष्टिकोण से। सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, चलिए आगे बात करो छत्तीसगढ़ राज्य के रिकॉर्डेड वन के अनुसार। अब छत्तीसगढ़ राज्य वन मंत्रालय के अनुसार कुछ जरूरी चीजें। छत्तीसगढ़ देखो, भारत में छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल में चौथा स्थान है, अभी कहा मैंने। वन आवरण के दृष्टिकोण से तीसरा स्थान है, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। अब भारत के मध्य घने क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ का स्थान दूसरा है। देश में कुल वन का 12.26%। ठीक है, अलग अलग ये कहना चाहिए सर्वे के आधार पर अलग अलग है ना, याद रखना। वन आवरण की बात करूं तो छत्तीसगढ़ भारत संघ में वन आवरण में तीसरा स्थान पर है, मैंने कहा। ठीक है, वनों के वर्गीकरण पर बात करूं। वनों के वर्गीकरण की जब बात आती है तो प्रशासनिक आधार पर अलग है ना भाई। प्रशासनिक आधार पर अलग अलग आधार पर वनों का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, तो प्राचीन बहुलता के आधार पर, चलिए प्राचीन बहुलता के आधार पर 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके प्रशासनिक आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये 3 प्रकार के वन। और प्राचीन बहुलता के आधार पर वनों की प्रकार तो ये भी 3 प्रकार के हैं। पहला तो साल या सरई वन, जो कि पतझड़ वन के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये बस्तर में है। ठीक है, इसके साल वनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है, याद रखना। और सर्वाधिक किस्म का साल जो है केशकाल घाटी कोंडा गांव में प्राप्त होता है, ये भी याद रखना। इसमें दूसरा आता है सागौन वन, और सागौन वन जो है खुरसेल घाटी में नारायणपुर में मिलता है, सर्वाधिक अच्छा प्रकार का सागौन। उसके बाद आता है तीसरा में मिश्रित वन, जो सर्वाधिक क्षेत्र में विकसित है। तीसरा आता है प्राकृतिक आधार पर या भौगोलिक आधार पर, तो इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी वन जिसको कहते हैं। इसमें साल और सागौन इसमें आता है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये पर्णपाती वन है जो कि जसपुर क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, ये पतझड़ वाले वन हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लूँ थोड़ा मैं वन्य जीव अभ्यारण्य की। ठीक है, तो 11 प्रकार के अभ्यारण्य हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। और बात करूं मैं सबसे पहला अभ्यारण्य तैमूर पिंगला। ठीक है, क्या है? तैमूर पिंगला जिला सूरजपुर में है और ये 608 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तैमूर पिंगला अभ्यारण्य कहलाता है। उसके बाद आता है सेमरसोत, बलरामपुर में है। तीसरा आता है बादलखोल, जो कि प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य बादलखोल अभ्यारण्य है, याद रखना। उसके बाद आता है गोमर्दा, सारंगगढ़ में है। बादलखोल जसपुर में है ना, और गोमर्दा सारंगगढ़ में है। सर्वाधिक सोन कुत्ता पाया जाता है। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों वारनवा पार अभ्यारण्य, जो कि महासमुंद बलौदा बाजार में है। सर्वाधिक सांप और शाकाहारी जीव यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, उदंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद जिले में है। सर्वाधिक वन भैंसा, मोर, मूषक, हिरण इत्यादि जो है पाया जाता है। ये अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य की सीमा में स्थित है। उसके बाद आता है सीता नदी अभ्यारण्य, जो कि धमतरी में है, और ये सबसे प्राचीनतम अर्थात प्रथम अभ्यारण्य है सीता नदी अभ्यारण्य, याद रखना। साल वृक्ष ज्यादा पाया जाता है। उसके बाद आता है अचानक मार, जो कि मुंगेली में है। सर्वाधिक बाघ जो है यहीं पर पाया जाता है, और बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी अचानक मार अभ्यारण्य में स्थित है। 2006 में प्रोजेक्ट टाइगर में भी एक 2009 में ये ओपन किया गया। पामेड़ जो है बीजापुर में है। भैरमगढ़ जो है बीजापुर में है। भोरमदेव कवर्धा में है, और ये सबसे नया अभ्यारण्य भोरमदेव अभ्यारण्य है, इसको भी याद रखना। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात कर लें कृषि की। छत्तीसगढ़ में कृषि की बात करें तो देखिए सामान्य परिचय जान लीजिए। तो प्रदेश के 40.10 लाख कृषक परिवारों में 82% कृषक लघु सीमांत श्रेणी के कृषक हैं। अर्थात राज्य में 80% जनसंख्या
कृषि पर आधारित है। कृषि और उद्योग धंधा सब मिला के, है ना। छत्तीसगढ़ में कृषि आजीविका का प्रमुख प्रधान है, इसलिए जिसको भी देखोगे आप खेती किसानी करते रहता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है कृषि पर निर्भर है। इसकी जो अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था है। कृषि में खाद्यान्न फसल की प्रधानता होती है। छोटे छोटे खेतों में बटा होता है यहाँ की खेती, है ना। सर्वाधिक उपजाऊ भाग है छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग। और छत्तीसगढ़ की कृषि मानसून पर निर्भर है। इसमें रबी और खरीफ दोनों फसल उगाई जाती है। वर्तमान में प्रमुख फसल की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो फसल है वो होती है धान की फसल, और तिलहन में सोयाबीन, और दलहन की बात करूं तो चना। ठीक है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखना। ठीक है भाई। किसान से संबंधित शॉपिंग मॉल है जो कि राजनांदगांव मंडी में और महासमुंद में प्रस्तावित है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी जगदलपुर में है। कृषि मशीन परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में है। और राज्य जो है छत्तीसगढ़ राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक करता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 3 कृषि जलवायु प्रदेश में विभक्त किया गया है, मैंने इसको बताया भी था। छत्तीसगढ़ में राजकीय अनुसंधान केंद्र है, जिसको कोसा अनुसंधान केंद्र बस्तर में, काजू का अनुसंधान बस्तर, टोमेटो अर्थात टमाटर का मैनपाट में, इसलिए जो है मैनपाट में सबसे ज़्यादा लुढ़ेंग जो है पत्थलगांव एरिया जसपुर एरिया में होता है ना। कोसा संबंधित रायगढ़, जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा के चांपा फेमस है। आप जान रहे होंगे जो है कोसा कांचन की नगरी चांपा को माना गया है। कृषि अनुसंधान रायपुर में है। चावल उत्पादन लाभांडी रायपुर में है। ठीक है। चाय का संवर्धन जो है जसपुर में होता है, याद रखना भाई। ठीक है। हमारे ये छत्तीसगढ़ जो है कृषि क्षेत्र है, जिसमें कृषि फसल पशुपालन मछली पालन भी किया जाता है। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की बात करूं तो कृषि विज्ञान केंद्र छत्तीसगढ़ में 28 है। कृषि सूचना केंद्र 360 है। कृषि यंत्र सेवा 2805 है। कृषि उपज मंडी 69 है। कृषि उपार्जन केंद्र की संख्या 2311 है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख फसल, जिसमें मुख्य फसल में आता है आपका चावल, सबसे प्रमुख फसल है। उसके बाद दलहन में चना, तिलहन में सोयाबीन। ठीक है। चावल चना सोयाबीन। कृषि भूमि की बात करूं तो हमारे छत्तीसगढ़ में अधिकतर जगह जो है सिंचित इलाका है। वर्तमान में राज्य की प्रथम तिलहन फसल सोयाबीन है। वर्तमान राज्य में क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा फसल मक्का है। और वाणिज्यिक फसल की बात करूं तो कपास, गन्ना, जूट, ये सब आता है। सर्वाधिक वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकृत जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार, ई इंडिया अवार्ड, नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड, मंथन अवार्ड जो है प्राप्त है। ठीक है। अब बात करें खनिज की, थोड़ा सा बात खनिज की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो है खनिज संसाधन में भी छत्तीसगढ़ जो है प्रचुर मात्रा में खनिज का उत्पादन करता है। खनिजों की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कुल 28 प्रकार के खनिज, जिनमें से 21 प्रकार के खनिजों का उत्पादन या उत्खनन छत्तीसगढ़ में किया जा चुका है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में 27% राजस्व जो है खनिज संसाधन के दोहन से ही प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम CMDC बना है, जिसकी स्थापना 7 जून 2001 को हुआ। और इसमें 5 परियोजनाएं संचालित हैं, जिसमें कोयला खदान वाला, लौह अयस्क वाला, बॉक्साइट, टीन और कोरंडम का अलग अलग। ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं खनिज की। जब बात हो रही है खनिज की प्रकृति, तो छत्तीसगढ़ में मुख्य खनिज लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन, ग्रेफाइट, बेलेडियम, गार्नेट, हीरा इत्यादि। ठीक है। आगे मैं इसमें बात करूं खनिज में भंडारण, खनिज का भंडारण जो है तो सबसे ज़्यादा भंडारण कोयले का होता है, फिर चूना पत्थर, लौह अयस्क, टीन, बॉक्साइट, ये क्रम है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक रॉयल्टी वाला खनिज है आयरन ओर, जिसको लौह अयस्क कहा जाता है। ठीक है भाई। अब कुछ प्रमुख कोयला के बारे में जानो, जिसको काला हीरा कहा जाता है, और ये गोंडवाना शैल समूह में प्राप्त होता है। बिटुमिनस कोयला के प्रकार है जो हमारे छत्तीसगढ़ में मिलता है। ठीक है। और प्रदेश में कोयला की सर्वाधिक 37.71% खनिज प्राप्त राजस्व आय में अधिकतम योगदान इससे हमको प्राप्त होता है।
कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान भंडारण में 20.18, उत्पादन में 19.80। खनिज में सर्वाधिक भंडारण कोयले का पाया जाता है। ठीक है, कोयला उत्खनन ACCL द्वारा किया जाता है। दक्षिण पूर्व कोयला क्षेत्र मुख्यालय इसका बिलासपुर में है। ठीक है, याद रखना भाई। कोयला क्षेत्र कोरिया में मिलता है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरबा में सर्वाधिक है। रायगढ़ में तो कोयला आधारित उद्योग, ताप विद्युत संयंत्र, हरदेव अरण्य क्षेत्र इत्यादि। ठीक है, अभ्रक की बात कर लूँ, इसका प्राप्ति आग्नेय चट्टानों से मिलता है और ये बस्तर, सुकमा, बस्तर के दरभा घाटी और सुकमा के आपका झीरम घाटी में प्राप्त होता है। और ये कोयला जो है विद्युत का कुचालक होता है और ताप का सुचालक। ठीक है, ताप से जलता है, विद्युत से नहीं। लौह अयस्क की बात करूं तो लौह अयस्क जो कि धारवाड़ क्रम में होता है, इसका शैल समूह है। लोहे के प्रकार में छत्तीसगढ़ में जो है 4 प्रकार के लोहे के प्रकार आता है, जिसको मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट के नाम से जाना जाता है। और बैलाडिला में इसके 9 निक्षेप स्थित हैं। याद रखना, प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक योगदान जो है लोहे का ही है, लौह अयस्क का है। ठीक है, देश में लोहे का भंडारण जो है 21.60%, देश के कुल लोहे के भंडारण में 21.60% है ना। उत्पादन जो है 16.27% किया जाता है और इसका उत्खनन कौन करता है? NMDC द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट है। लोहा अब कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? तो ये कबीरधाम में, बालोद के दल्ली राजहरा में फेमस है डोंडी लोहारा, कांकेर में रावघाट, आरिंदोगरी, दंतेवाड़ा में है बैलाडिला इत्यादि जगहों पर। दंतेवाड़ा में अधिक उत्पादन वाला जिला है। खैरागढ़, खुंडई और मोहला, मानपुर, महासमुंद, गरियाबंद, ये सभी जगह पर लौह अयस्क प्राप्त होते हैं। ठीक है, चूना पत्थर जिसकी जो है चट्टान कडप्पा क्रम की शैल समूह है, कडप्पा शैल। ठीक है, इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में सीमेंट ग्रेड का चूना पत्थर अधिकांश जो है छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में मिलता है। और राजस्व उत्पादन में बात करें तो भंडारण इसका 5.31%, उत्पादन 10.67%। सीमेंट उद्योग, लौह इस्पात संयंत्र में उपयोग इसका किया जाता है। सीमेंट उद्योग में, लौह इस्पात संयंत्र में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। अब चूना पत्थर का क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलता है? तो चूना पत्थर जो है बलौदा बाजार के जीपन करही में, दुर्ग के नंदनी खुंदिनी, रायपुर में मिलता है कठिया पचरी, जांजगीर चांपा में अकलतरा, आरसमेटा, शक्ति में बाराद्वार, बिलासपुर में चिल्हाटी। ठीक है, इसमें आपके पाया जाता है चूना पत्थर। डोलोमाइट की बात करूं तो ये कडप्पा शैल चट्टानें हैं और ये डोलोमाइट है आपका बिलासपुर, हिर्री, बेलपान, धुमा इत्यादि जगहों पर। सोना की बात करूं तो ईब नदी और मैनी नदी, जसपुर में ये सोना रेत के कण में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बात कर लूँ मैं, सोना सर्वाधिक उत्पादन जो है बलौदाबाजार जिले में होता है। इसमें बलौदाबाजार, राजनांदगांव में भी सोना प्राप्त होता है। सीसा की बात करूं तो ये दुर्ग जिले के बेचौली और ढेडकरार में मिलता है। बॉक्साइट का प्राप्ति दक्कन ट्रेप में पाया जाता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, और ये बॉक्साइट क्षेत्र है बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, बस्तर, कोंडागांव क्षेत्र। संगमरमर में, सुकमा में संगमरमर पाया जाता है। यूरेनियम का भंडारण सूरजपुर, जजावल में होता है। ठीक है, टीन का जो प्राप्ति है कैसेटेराइट नामक चट्टान से मिलता है और ये प्रमुख जो है दंतेवाड़ा, सुकमा इत्यादि जगहों में पाया जाता है। कोरंडम जिसका विस्तार प्रदेश के दक्षिण भाग में फैला है और बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में, बीजापुर के ये भोपालपट्टनम इत्यादि जगह में कोरंडम पाया जाता है। हीरा जिसकी प्राप्ति जो है किम्बरलाइट से होता है, किम्बरलाइट क्रम की चट्टान से, और इसका उत्खनन छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CMDC द्वारा किया जाता है। हीरा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद और बस्तर में पाया जाता है। गरियाबंद के मैनपुर क्षेत्र में, बस्तर के तोकापाल क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद अलेक्जेंड्राइट, गार्नेट, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण की जब बात आती है मेरे दोस्तों, तो आपके ऊर्जा संरक्षण में विद्युत मंडल की स्थापना, याद रखना, विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुआ था।
छत्तीसगढ़ राज्य देश का पहला शून्य पावर कट 2008। छत्तीसगढ़ की ऊर्जा राजधानी कोरबा को कहा जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में एक प्रमुख गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी हैं जिसको क्रेडा के नाम से जाना जाता है, जिसका मुख्यालय रायपुर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन, कोयला ऊर्जा का उत्पादन बहुत सारे जगहों पर और नवीनीकरण और गैर नवीनीकरण दोनों तरीके से कोयले का उत्पादन किया जाता है। जो क्रेडा है वो नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत गैर नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत का बेहतर दोहन करता है। ठीक है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा तकनीकी क्रेडा अक्सर जो है आपका सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा का ये प्रमुख है। अब ऊर्जा की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 3 प्रकार की ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। एक तो जल संयंत्र, एक ताप संयंत्र, एक अन्य। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के संयंत्र चलता है ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है, जलीय ऊर्जा की बात कर लूं तो जलीय ऊर्जा में हसदेव बांगो जल विद्युत ग्रह, गंगरेल जल विद्युत ग्रह, सिकासार जल विद्युत ग्रह, कोरबा पश्चिम जल विद्युत ग्रह। केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रम की बात करूं तो एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा में है, एनटीपीसी बिलासपुर सीपत में है, एनटीपीसी कठली गांव लारा रायगढ़ में है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करूं तो भोरमदेव को जनरेशन कवर्धा में है। यहाँ गन्ना की भूसी से विद्युत उत्पन्न किया जाता है, गैर परंपरागत। धमतरी बायोमास संयंत्र, धान की भूसी से ऊर्जा निकलता है। भूतापी संयंत्र, इसमें जो है भूगर्भिक ताप से ये निकलता है। ठीक है, पवन ऊर्जा, ये पवन से निकलता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, शक्कर के अपशिष्ट पदार्थ से निकलता है। मां महामाया शक्कर कारखाना और ये पावर प्लांट प्रक्रियाधीन है। परिवहन व्यवस्था पर बात करूं छत्तीसगढ़ में तो देखो, छत्तीसगढ़ में परिवहन, अब चूंकि छत्तीसगढ़ में 2 प्रकार के ही परिवहन हैं, एक तो रेल परिवहन और दूसरा वायु परिवहन। ठीक है, एक सड़क परिवहन भी इसका ही हिस्सा है। ठीक है, तो रेल, सड़क, वायु परिवहन। ठीक है, छत्तीसगढ़ वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 2019 से लागू है। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 20 है, याद रखना। इस राज्य में सड़क परिवहन व्यवस्था शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती। ठीक है, सड़क परिवहन को शासन के द्वारा संचालित नहीं की जाती। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं तो 20 राष्ट्रीय राजमार्ग है जिसको नेशनल हाईवे कहते हैं। 3526 किलोमीटर तक फैला है। सबसे लंबा जो है नेशनल हाईवे चिल्फी घाटी कवर्धा कोंटा के आसपास। ठीक है, सबसे छोटा नेशनल हाईवे दंतेवाड़ा। राजकीय राजमार्ग जो है 27 है, कुल संख्या 4137 किलोमीटर, जिसको स्टेट हाईवे के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेल लाइन की बात करूं तो 1882 ईस्वी में राजनांदगांव से नागपुर तक गेज लाइन की नींव रखी गई थी। ब्रिटिश काल में बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी ने राज्य में रेल लाइनों का निर्माण किया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करूं तो बिलासपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है सबसे लंबा। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस जो है बिलासपुर से फिरोजगढ़ तक जाती है। छत्तीसगढ़ का प्रथम रेल मार्ग राजनांदगांव नागपुर है और छत्तीसगढ़ का प्रथम रेलवे स्टेशन राजनांदगांव में स्थापित हुआ है, ये भी याद रखना। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जिसका मुख्यालय बिलासपुर है और भारत का ये 16वां रेलवे जोन है, ये भी याद रखना। वायु परिवहन की मैं बात करूं तो वायु परिवहन में स्वामी विवेकानंद विमानपत्तल छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम हवाई अड्डा जो स्वामी विवेकानंद के नाम से है रायपुर में स्थित है। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में कुछ प्रमुख उद्योग पर भी बात कर लूँ तो छत्तीसगढ़ का जो प्रमुख उद्योग है जिसमें सीपी मिल, जिसको बंगाल नागपुर कॉटन मिल कहते हैं, राजनांदगांव में है राज्य का प्रथम उद्योग। मोहन जूट मिल रायगढ़ में है, एकमात्र जूट मिल। भिलाई स्टील प्लांट भिलाई में है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करूं मैं एसोसिएट सीमेंट कंपनी जामुल सीमेंट प्रदेश का प्रथम सीमेंट कंपनी। उसके बाद भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को जो कि कोरबा में है। वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी जो दंतेवाड़ा में है, ठीक है, किरंदुल में। उसके बाद एनटीपीसी कोरबा में है और अब भारत रिफैक्ट्रीज उद्योग इत्यादि बहुत सारे हैं। ठीक है, दक्षिण पूर्व कोलफील्ड एसीसीएल बिलासपुर में है।
ये भी याद रखना। और दक्षिण पूर्व रेलवे जोन बिलासपुर में है, 16वां क्रम का रेलवे जोन है। ठीक है। उद्योग के वर्गीकरण की बात आती है, उद्योगों को कई तरह से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है। लौह आधारित उद्योग, तो राज्य में लौह आधारित जो संयंत्र जिसमें जिंदल स्टील पावर लिमिटेड रायगढ़ में है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन कंपनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद प्रकाश इंडस्ट्रीज चांपा में है, मोनेट ये भी आपके रायगढ़ के आसपास है, एनएस पावर कंपनी भिलाई में है। ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट जो है 1955 में याद रखना, और ये भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से बनाया गया था। रूस और भारत की मित्रता के प्रतीक के लिए एक मैत्री बाग भी बनाया गया। रूस के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया है, इसको याद रखना। ठीक है। बाल्को को याद रखना। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोयला आधारित उद्योग में एनटीपीसी, एसीसीएल, राष्ट्रीय एसीसीएल भी है, ये भी याद रखना। सबसे प्रमुख एसीसीएल है। कृषि आधारित में बीएनसी कॉटन मिल, मोहन जूट मिल, शक्कर कारखाना, महामाया शक्कर, ये सभी जो है आपके कृषि वाला है। ठीक है। अब सीमेंट उद्योग में अनेक सीमेंट कारखाना हमारे छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कारखाना जिला बलौदा बाजार में है। ठीक है भाई। और इसमें चूना के पत्थर से ज़्यादातर सीमेंट कारखानों में उपयोग होता है। सबसे पहला जो है छत्तीसगढ़ में देखो एसोसिएट सीमेंट फैक्ट्री छत्तीसगढ़ का प्रथम सीमेंट कंपनी है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारे सीमेंट कंपनी आए हैं। छत्तीसगढ़ में 10-12 सीमेंट का कारखाना स्थापित है। वन आधारित उद्योग में रेशम उद्योग, कोसा उद्योग, ठीक है, हाथकरघा जिसको कहते हैं, कागज उद्योग, कत्था उद्योग, लाख, त्रिफला, दिया सलाई इत्यादि छत्तीसगढ़ में उद्योग चल रहे हैं। ठीक है भाई। तो चलिए इसके साथ ही इसी वीडियो के साथ ये हमारी यूनिट 11 है, इकाई 11 समाप्त करते हैं। अगला यूनिट हमारा छत्तीसगढ़ के इतिहास पर बात करेंगे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर बात करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।